मैं ज्योति सिंगौर। आज हम कक्षा 12वीं समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय का अध्याय 1 परिचय के बारे में समझेंगे। इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र के जन्मदाता एडम स्मिथ, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र एवं व्यष्टि समष्टि में अंतर देखेंगे। अर्थशास्त्र पढ़ने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं। अर्थशास्त्र का जन्म मनुष्य के जन्म के साथ ही हो गया था, परंतु आधुनिक अर्थशास्त्र जो हम पढ़ते हैं इस स्वरूप में सबसे पहले एडम स्मिथ ने दिया था। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। पहले यह विषय अलग अर्थशास्त्र के रूप में नहीं पढ़ा जाता था, बल्कि राजनीतिक अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाता था। एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के निवासी थे और इन्होंने ग्लासगो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। ये वास्तव में ये अर्थशास्त्र के स्टूडेंट नहीं थे, बल्कि ये दर्शन शास्त्र के थे। 1776 में इनकी एक पुस्तक आई थी, राष्ट्रों के धन के स्वभाव तथा कारणों की खोज। ये मैं आपको विस्तार से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपका यह जानना आवश्यक है कि आखिर अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं और परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। इसको शॉर्ट में द वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न आता है। वास्तव में यही पहली पुस्तक है जो अर्थशास्त्र की व्याख्या की थी। व्यष्टि अर्थशास्त्र हम पढ़ चुके हैं, उसकी दूसरी पुस्तक है, इसीलिए हमें बहुत कुछ व्यष्टि अर्थशास्त्र का ज्ञान हो चुका है। फिर भी समष्टि के साथ व्यष्टि को समझने से दोनों में अंतर, संबंध एवं विरोधाभास का ज्ञान हो जाएगा। इसीलिए मैं पुनः व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ी चर्चा आपसे करूंगी। यदि मैं आपसे पूछूं कि आपकी आय कितनी है, यदि मैं आपकी व्यक्तिगत आय पूछूंगी, इसका मतलब है कि ये विषय वस्तु होगी व्यष्टि अर्थशास्त्र की। यदि मैंने आपसे पूछा कि हमारे देश की आय कितनी है, हमारे देश की जनसंख्या ये पूरी है, यदि हम पूरे देश की जनसंख्या की आय के बारे में बात करेंगे तो ये किसकी विषय वस्तु होगी? समष्टि अर्थशास्त्र की। यदि मैं टमाटर का भाव पूछूं कि टमाटर की कीमतें क्या हैं, तो ये टमाटर केवल एक प्रकार की सब्जी है, तो ये होगा आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। यदि हम पूरे देश की सब्जियों के भाव, जितने प्रकार की सब्जियां होती है, इनके कीमत स्तर का ज्ञान यदि हमें करना है तो इसको हम किस में पढ़ेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र वह विषय है जहां हम आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र दो शाखाएं हैं। ये जो आपको अलग अलग दिख रही हैं, इसमें हम आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करते हैं, परंतु इन दोनों का क्षेत्र अलग है और दोनों की विधियां अलग अलग हैं। यदि मैं केवल आपको एक शहर जयपुर के आर्थिक अध्ययन के बारे में पूछूंगी तो उसका अध्ययन हम किस में करेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। परंतु यदि मुझे संपूर्ण भारत देश के दार्शनिक स्थल का यदि हमें करना होगा कि हमारे भारत देश में जितने दर्शनीय स्थल हैं, इन शहरों का यदि हम आकलन करेंगे तो ये क्षेत्र कैसा हो जाएगा? बड़ा क्षेत्र। यानी हम इसका किसमें अध्ययन करेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र। मेरे इतने उदाहरण देने का तात्पर्य केवल एक था, उससे आप यह समझ पाए कि यदि क्षेत्र छोटा है तो हम किस में पढ़ेंगे? उसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में। यदि क्षेत्र बड़ा है तो उसका अध्ययन हम किस में करेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र में। इस प्रकार से हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की अनेक विशेषताएं देख सकते हैं। पहली है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, यानी केवल एक इकाई का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार का सिद्धांत एवं कीमत निर्धारण। हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र की पुस्तक में इसका विस्तार से अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें हम किसी उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन हम पढ़ते थे या किसी भी उत्पादक के व्यवहार का अध्ययन करते थे।
और मांग एवं पूर्ति के संतुलन से जो कीमत निर्धारण होता है, ये भी हमारे व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। इसके बाद है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल एक स्थान विशेष के लिए ही उपयोगी है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब क्षेत्र कैसा होता है, छोटा होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत विश्लेषण से संबंध रखता है। विशेषताएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन मुख्यतः जो आपको आसानी से समझ में आ जाए और आपको ज्ञान भी पूर्ण रूप से हो जाए, इसलिए मैंने आपके ये 4 बिंदु व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अनुसार यदि एक व्यक्ति यदि उपभोक्ता है, मान लो ये व्यक्ति क्या है, एक उपभोक्ता है, तो उपभोक्ता कैसा व्यवहार करता है। आप यदि उपभोक्ता हैं, आप बाजार जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, उपभोक्ता अपनी रुचि और आय के अनुरूप वस्तुओं के इष्टतम संयोग का चयन करते हैं। यदि आपके पास मान लो 100 रुपए है और आपको कोई 2 वस्तुएं खरीदना है, तो आप क्या करते हो, अपनी रुचि के अनुसार वस्तुएं खरीदते हो और ऐसी वस्तुएं खरीदते हो जिससे आपको अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो। उपभोक्ता अपनी संतुष्टि एवं कल्याण अधिकतम करने का प्रयास करता है। आपको 100 रुपए मिला है, आपको पेन भी खरीदना है और आपको चाट भी खाना है, तो आप क्या करोगे, या 3-4 चीजें आपको खरीदना है, तो आप क्या करोगे, आपके लिए जो आपको अधिक खुशी दे, जो अधिक आपके लिए आवश्यक हो, वो चीजों का आप क्या करेंगे, चयन करेंगे। तो इस तरह से उपभोक्ता यदि है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, तो वो कोशिश करता है कि वह इष्टतम सहयोग, ये इसका अपन विस्तार से पूरा एक लेसन पढ़ चुके हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में, परंतु फिर भी रिपीट आपका रिवीजन हो जाए और आप समष्टि से कोरिलेट कर पाओ, इसलिए हम फिर से यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। यदि आप एक उत्पादक हैं, मान लो आप एक दुकानदार हैं, आप किसी उद्योग को चलाते हैं, तो उत्पादक हैं, तो आप क्या करना चाहेंगे, आप लाभ को अधिकतम करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहेंगे। आप अपनी जो लागत है उसको कम करेंगे और कीमत कैसी करेंगे, ऊंची रखेंगे, यानी कीमत ज्यादा करेंगे, जिससे आपका लाभ क्या हो, अधिकतम। आप कोई भी दुकानदार को देखोगे तो वो क्या चाहता है कि वो अधिक से अधिक लाभ कमा ले। उपभोक्ता चाहता है कि नहीं, वो कम से कम में खरीदे, जबकि उत्पादक क्या चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा कीमत में बेच सके और लाभ अधिकतम कर सके। तो ये विश्लेषण जब हम देखते हैं, तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में उपभोक्ता और उत्पादक का व्यवहार इस तरह से होता है। परंतु यदि हम इसी को समष्टि अर्थशास्त्र में देखें, तो समष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादक अपना लाभ देखता है, अधिकतम संतुष्टि देखता है, और उत्पादक अधिकतम लाभ देखता है। परंतु समष्टि में यदि हम देखें, सरकार और समाज क्या चाहता है, समाज का अधिकतम कल्याण, वहां स्वार्थ नहीं होता। यदि व्यष्टि की जगह में समष्टि अर्थशास्त्र होगा, तो निर्णय इन दोनों के हिसाब से नहीं होगा। निर्णय जो होगा, सरकार ये लेगी कि समाज का अधिक से अधिक कल्याण हो, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति अपना कल्याण अधिक देखता है, समाज का कल्याण अधिक नहीं देखता। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किसी एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि देश के सभी नागरिकों से है। समष्टि में हम महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनके संबंध में विचार करते हैं, जैसे क्या संपूर्ण रूप से देश की कीमत बढ़ेगी या घटेगी। आज हमेशा आप न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, अब घट रही है। तो ये जो विश्लेषण होता है, ये किस में होता है, व्यष्टि में होता है कि समष्टि में। इतना समझने के बाद आप भी समझ गए होंगे कि यदि हम पूरे देश की महंगाई के बढ़ने और घटने की यदि हम चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये किसमें हम अध्ययन करेंगे, इसका समष्टि अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न है, क्या संपूर्ण देश में या अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में रोजगार की दशा बेहतर है या बुरी हालत है। ये सभी प्रश्न आप प्रतिदिन न्यूज़ में सुनते हैं। आपने अभी सुना होगा कि कोरोना की महामारी के कारण संपूर्ण विश्व में बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई है।
यानी इसका तात्पर्य है कि जब भी हम रोजगार की बात करते हैं, ये भी समष्टि अर्थशास्त्र का कार्यक्षेत्र होता है, क्योंकि हम पूरे देश के परिवेश में देखते हैं कि हमारे देश में रोजगार बढ़ रहा है या रोजगार कम हो रहा है। इसके बाद है अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था अच्छी है या बुरी, इसके क्या संकेतक होंगे? हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ रहे थे कि हमारा देश विकासशील देश है, परंतु अब विकसित देश की श्रेणी में आ रहा है। तो आप ये कहाँ से नापते हो कि पहले विकासशील था और अब विकसित है? तो इसका जो अध्ययन है हम कहाँ से पता करते हैं, कौन सा थर्मामीटर लगाते हैं जो हमको ये बताता है कि नहीं अब आप विकसित हो गए हैं या विकासशील हैं या अविकसित देश हैं? इसका पता भी हम किस में लगाएंगे? समष्टि अर्थशास्त्र में। अंतिम प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की दशा में सुधार के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी? अभी देश में रोजगार नहीं है, उत्पादन नहीं हो रहा, हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिससे जनता को खाने का भी संकट क्या हो गया है? पैदा हो गया है। सरकार अभी क्या कर रही है? कोरोना में बहुत सारी नई नई नीतियां बना रही है। ये नीतियां बना रही है जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके, खाने के लिए उनको सुविधा, निःशुल्क अनाज वितरण है, जनधन, उनके जनधन खाते में पैसा सरकार डाल रही है। वो सब ऐसा क्यों कर रही है? वो इसलिए कर रही है कि अभी जो देश की हालत है वो ठीक नहीं है। कोरोना के कारण लोग कैसे हो गए हैं? बेरोजगार हो गए हैं। तो ऐसे स्थिति में सरकार बहुत सारे आर्थिक कदम उठाती है जिससे देश की जनता का क्या हो सके? फायदा हो सके। तो आपको ये प्रश्न का विश्लेषण से चर्चा करने से मेरा ये तात्पर्य था, ये जो 4 प्रश्न हैं ये आप प्रतिदिन इन प्रश्नों को सुनते हैं, तो आपको ये समझ आना चाहिए ये कि चारों प्रश्न जो हैं ये हमारी समष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु है और इनका विश्लेषण हम किस में करते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। और आपको इसका ज्ञान होना भी चाहिए, ये चारों प्रश्न क्यों आ रहे हैं और इनका हल कैसे निकलेगा। आप कक्षा 12वीं में आने के बाद आपको ये ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। समष्टि अर्थशास्त्र का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अभी इतने हमने प्रश्न देखे उससे आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि मतलब हर जगह समष्टि अर्थशास्त्र है। समष्टि अर्थशास्त्र में सामाजिक लक्ष्य जैसे रोजगार, प्रशासन, प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा कार्य करने के लिए सरकार को निर्णय लेना पड़ता है। ये जितने लक्ष्य हैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए कि देश का रोजगार कैसा हो, प्रशासन हो, प्रतिरक्षा हो। अभी जैसे आपने देखा कि हमारे देश में सुरक्षा की दृष्टि से क्या खरीदा गया। ऐसी परिस्थिति के बाद भी हमको पड़ोसी देशों से सुरक्षा के लिए हमको राफेल खरीदना पड़ा। स्वास्थ्य के लिए कोरोना में आप देख रहे हैं कि कितनी सरकार योजनाएं बना रही है, शिक्षा के लिए कितना काम करती है। तो ये सारे निर्णय जो हैं ये किसमें किए जाते हैं? ये जितने लक्ष्य हैं ये समष्टि अर्थशास्त्र में पूरे किए जाते हैं। और ये जो जितने उद्देश्य अभी हमने पढ़े, ये 4-5 ये जो मुख्य उद्देश्य हैं समाज के, इनके लिए अर्थशास्त्री क्या करते हैं? करारोपण, टैक्स लगाते हैं। टैक्स शब्द से भी आप परिचित हैं कि टैक्स बढ़ गया, कम हो गया, टैक्स क्या होता है। धीरे धीरे यदि आपको ज्ञान नहीं है तो पता चल जाएगा आप कि कर क्या होता है। बजट सुनते हैं, आपकी सरकार का बजट आया, बजट नीति क्या है, उसके माध्यम है से भी सरकार समाज के लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए पैसा इकट्ठा करती है। बैंक की ब्याज दर को बढ़ाना घटाना ये भी समष्टि अर्थशास्त्र है। मजदूरी की दर क्या हो, रोजगार पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, इसका अध्ययन ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि अर्थशास्त्र में नीतियों का पालन सरकार स्वयं करती है। ये सारी नीतियों का पालन कौन करवाती है? सरकार नियम बना के कराती है। या आर्थिक नियम जो बनाती है वो कौन बना के थ्रू बनाती है? भारतीय रिजर्व बैंक या दूसरी संस्था है हमारी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड।
इसे सेबी के नाम से भी शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, सेबी। तो ये जो दो आर्थिक संस्थाएं हैं, इसके माध्यम से सरकार अपनी आर्थिक नीतियों का पालन करवाती है और कुछ चीजों में तो स्वयं नियम बनाती है, और कुछ आर्थिक नीतियां किसके माध्यम से करवाती है, ये दो संस्था। आपको ये पता होना चाहिए, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक है और ये सरकार का बैंक भी है। तो जितनी आर्थिक नीतियां हैं वो किसके माध्यम से बनवाती है, भारतीय रिजर्व बैंक। किसी देश की अर्थव्यवस्था को यदि हम इकाई के रूप में देखेंगे तो हम पाएंगे कि अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं के निर्गत में संबंध होता है। निर्गत निर्गत का मतलब होता है उत्पादन। अर्थशास्त्र में निर्गत का शब्द का तात्पर्य है उत्पादन, परंतु आपको अर्थशास्त्र के शब्दों का की आदत हो जाए कि हम किन शब्दों का अर्थशास्त्र में उपयोग करेंगे तो आगे आपको पढ़ने में परेशानी नहीं होगी। इसलिए मैं इसको आपके सामने निर्गत ही कहूंगी। निर्गत का मतलब है उत्पादन। जैसे यदि गन्ना है, गन्ना का यदि उत्पादन बढ़ेगा तो गन्ने से संबंधित उद्योग भी का उत्पादन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यदि उद्योग बढ़ेगा तो रोजगार भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके विपरीत भी यदि कृषि का उत्पादन कम हो गया, मान लो कृषि का उत्पादन कम हो गया तो उद्योग का उत्पादन भी क्या हो जाएगा, कम होगा, और इसी से संबंधित रोजगार भी कम हो जाएंगे। यानी इस तरह से यदि कृषि बढ़ेगा तो उद्योग भी बढ़ेगा, और उद्योग बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, और यदि कृषि उत्पाद कम हुआ तो उद्योग भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों तीनों चीजें हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र आपस में संबंधित हैं और तीनों की गतिविधियां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार उदाहरण से हम कह सकते हैं कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में एक साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ती है और घटती है। जैसे पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होती है, आप तुरंत न्यूज में सुनते हो कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, अब वस्तुओं के दाम भी बढ़ जाएंगे। ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि यदि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो ट्रांसपोर्ट की कीमत बढ़ जाएगी और सभी वस्तुओं की कीमत भी अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस तरह से एक वस्तु की कीमत बढ़ने से दूसरी वस्तु की कीमत भी अपने आप क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब कीमत बढ़ जाती है तो मजदूरी की दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी प्रकार रोजगार में वृद्धि एवं कमी भी कैसी होती है, एक साथ होती है। जैसे अभी पूरे विश्व में रोजगार का स्तर क्या हो गया है, कम हो गया है। कोरोना की वजह से बहुत सारे उद्योग बंद हो गए हैं, जिससे बहुत सारे लोग क्या हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। आपको इतना उदाहरण बताने से यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्पादन, कीमत एवं रोजगार सभी एक दूसरे से आपस में संबंधित हैं। निर्गत का स्तर यानी उत्पादन, कीमत स्तर और रोजगार, यदि किसी एक में भी यदि परिवर्तन होगा तो दूसरी चीजें में भी परिवर्तन हो जाएगा। यदि रोजगार में कमी होगी तो मांग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और मांग में कमी होगी तो उत्पादन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि कोई भी चीज हम इकाई के रूप में नहीं पढ़ सकते, हमको इनको एक साथ करके ही इनका अध्ययन करना पड़ेगा। व्यष्टि और समष्टि में क्या अंतर है, ये प्रश्न आपके अभ्यास में दिया हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। वैसे आपको मैंने विस्तार से पूरे विशेषताएं बता दी है, वही इनका अंतर भी है, फिर भी अपन देख लेते हैं। सबसे पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन करते हैं, और समष्टि में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करते हैं। व्यष्टि में हमने देखा था उपभोक्ता के व्यवहार, उत्पादक के व्यवहार और कीमत निर्धारण का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि में संपूर्ण राष्ट्र की आय, पूर्ण रोजगार, सरकारी बजट और नीतियां, विनिमय दर, भुगतान शेष, इस तरह से हम बड़ी इकाइयों का अध्ययन किसमें करेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र में। व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल एक स्थान विशेष के लिए उपयोगी है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की उपयोगिता कैसी है, अंतरराष्ट्रीय। व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत विश्लेषण से संबंध रखता है, और जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का लक्ष्य
राष्ट्रीय आय का विश्लेषण करना है। तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यष्टि एवं समष्टि में अंतर। यदि आपको व्यष्टि की विशेषता आएगा तो आप केवल इतने भाग को आप लिख देंगे तो भी में आपका एक प्रश्न का उत्तर होगा। यदि समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता आएगा तो आप केवल समष्टि अर्थशास्त्र के हिस्से के आप बिंदु को लिख सकते हैं। और यदि दोनों में अंतर आएगा तो आप दोनों को एक साथ अंतर के रूप में भी अपन लिख सकते हैं। आपके पुस्तक में बॉक्स में आर्थिक एजेंट दिया है, इसे समझना भी बहुत आवश्यक है। तो बस मैं एक स्लाइड और आपको पढ़ाती हूँ। आपको ये जो दिया हुआ है आर्थिक एजेंट, आर्थिक एजेंट का मतलब है, एजेंट तो शब्द आपने सुना ही होगा कि टिकट का एजेंट होता है, बस का एजेंट होता है, परंतु आर्थिक एजेंट का मतलब क्या होगा? आर्थिक निर्णय लेने वाला व्यक्ति या वो संस्था भी हो सकती है। जो भी व्यक्ति या संस्था आर्थिक निर्णय लेगी उसे हम क्या कहेंगे? आर्थिक एजेंट। ये एक उपभोक्ता भी हो सकता है। उपभोक्ता क्या निर्णय लेता है? उपभोक्ता ये निर्णय लेता है कि उसको क्या सामान खरीदना है और कितना सामान खरीदना है और उसका उपभोग करना है। यदि उपभोक्ता है तो वो ये आर्थिक निर्णय लेता है। और यदि वो उत्पादक है तब आर्थिक एजेंट यदि उत्पादक है तो उत्पादक क्या निर्णय करता है कि क्या उत्पादन करना है, उसको कौन सी चीज का उत्पादन करना है और कितना उत्पादन करना है। ये निर्णय कौन लेता है? उत्पादक लेता है। और यदि आर्थिक एजेंट सरकार है, मान लो यदि आर्थिक एजेंट सरकार है तो सरकार आर्थिक निर्णय लेती है कि कितना खर्च करना है, कितना कर लगाना है, ब्याज की दर क्या होगी। यानी ये देश के लिए निर्णय लेती है। सरकार किसके लिए निर्णय लेती है? क्योंकि इसका उद्देश्य है सार्वजनिक कल्याण, देश का कल्याण। तो ये ऐसे आर्थिक निर्णय लेगी जो पूरे देश पर लागू हो। तो ये है हमारे आर्थिक एजेंट। आर्थिक एजेंट कोई भी हो सकता है, उत्पादक भी हो सकता है, उपभोक्ता भी हो सकता है और सरकार भी हो सकती है। आपको यह वीडियो देखकर पाठ परिचय अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपको समष्टि या व्यष्टि दोनों पुस्तक पढ़ने में परेशानी होगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो देखने के बाद अध्याय 1 का गहन अध्ययन जरूर करें, क्योंकि यदि आपको यूपीएससी एग्जाम तक निकालना है तो उसका आधार एनसीईआरटी की ही पुस्तक होती है। और यदि आपको अभी से उस पुस्तक को पढ़ने की आदत हो जाएगी तो आपको फिर बाद में आसानी से सब चीजें समझ में आने लगेंगी। धन्यवाद।